नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। अगर कल तक की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों का टारगेट रहेगा, हम डेट और टाइम निकालना सीखेंगे कि हम कैसे टाइम निकालते हैं, कैसे डेट निकालते हैं। मतलब किसी भी जगह पर आने जाने पे किस तरह से टाइम और डेट निकाला जाता है। आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो कल हम लोगों ने लैटिट्यूड पर थोड़ी सी बात की थी, उसी लैटिट्यूड को आगे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फिर से एक बार समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। किसी भैया का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। खुशबू खुशी ने लिखा है जीडी इवनिंग। भैया जीडी ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि नौकरी जीडी वाले हैं, आर्मी वाले जीडी वाले हैं। सन के स्ट्रक्चर के बारे में दोबारा बता दीजिएगा। ये तो आप कल लास्ट वाली क्लास खोल के देख लीजिएगा, पूरा सन का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, कोर है, उसके बाद रेडिएशन जोन है, फिर संवहन वाला है, आगे फोटोस्फीयर है, फिर जाके कोरोना है। वो सीक्वेंस नीचे से बाहर का मिल जाएगा। उसमें होता क्या क्या, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, और बाकी के ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारी गैसेज होती हैं। इन सब से मिलकर सूरज बना होता है। गैस का गोला है, कोई ठोस है नहीं, थोड़ा सा प्लाज्मा की कंडीशन में आता है। और फिर से सेम वही पढ़ा देने का मतलब ये है कि आज का टॉपिक ना पढ़ा के पीछे वाला पढ़ाना, तो आप पीछे से देख लीजिएगा। उसमें कोई खास पॉइंट नहीं समझ में आया तो उसको ज़रूर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है। और सूरज एक बार आपका फिर से आएगा। सूरज आपका आएगा जिस दिन हम लोग ज्वार भाटा करेंगे, इब टाइड करेंगे ना, तो वहाँ पर फिर से सूरज आएगा। और सूरज की पावर से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में एक बार और बता दीजिएगा। हाँ, आज की क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर। तो आज का टॉपिक है थोड़ा सा, तो वहाँ पे आएगा। ना समझ में आया तो जरूर बताइएगा। अच्छा देखो, इसमें ना बच्चों को एक जो कंफ्यूजन होता है कि लेटीट्यूड किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। एक तो होता है साइंस की लैंग्वेज, जो मैंने कल आपको पढ़ाई लेटीट्यूड की, तो उम्मीद है कि वो समझ में नहीं आई होगी, साइंस का है तो कोई बात नहीं, हम उसको दूसरे तरह से समझ लेते हैं। बड़े ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझ लेते हैं। देखो, एक लड़का है, रनिंग कर रहा है। हम्म, भागते हुए आगे जा रहा है, और उसने इस तरह से एक जंप लगाई, इस तरह से। ये ऑप्शन हो गया ए। एक लड़का है, वो भी दौड़ते हुए जा रहा है जंप लगाने के लिए, और दौड़ते हुए गया और उसने ऐसे जंप लगाई। ये हो गया बी। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो है हाई जंप कौन सी है, बस इतना आपको बताना है। हाई जंप कौन सी है। कोर से निकलती है, कोर से मैग्नेटिक पावर जो है वो कोर से निकलते हुए आगे संवहन मेखला तक बाहर आ जाती है। सूरज के बिल्कुल कोर में अंतिम भाग में मैग्नेट पावर की उम्मीद है, और कोई वहां अंदर तक गया नहीं है, किसी को उम्मीद नहीं है, सिर्फ पता, जैसे धरती का हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं तो वैसे ही उसका भी। तो अगर हम बात करें कि ऊंची कूद कौन सी होती है, ये वाली हमारी ऊंची कूद होती है। ये वाली हमारी क्या होती है, लंबी, थोड़ा सा लंबाई हो गया, है ना, ऐसे ही होता है। चलो, अब दूसरी बात समझो। एक शब्द होता है हमारा देशांतर, एक शब्द होता है अक्षांश। इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब लेटी, यानी कि जो इस तरह से लेटी हुई लाइनें हैं इन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड
जो सीधी सीधी रेखाएं होती हैं क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और अगर इसमें दिक्कत है तो फिर तो मतलब बेसिक ही कमजोर है। अब बताओ फिर मैं कैसे करूं, फिर वो आपको सीधे याद ही करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे होता है। ये बेसिक था। आओ आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, कई हमारे स्टूडेंट थे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा। आप लोगों ने बचपन में इसका प्रयोग जरूर किया होगा। आपके सर जी ने दिया होगा कि 60 डिग्री का कोण बनाकर आए, 60 डिग्री का, तो आपने क्या किया होगा, इसको अपने बुक पर रखा होगा। एक ऐसे आपने लाइन ड्रॉ की होगी इस तरह से, और इसके बाद आपने इधर से 60 डिग्री काउंट किया होगा। 10 20 30 40 50 60 यहाँ पर आपने लाइन रखी होगी। और फिर इसी को उठाकर इस बिंदु से इस बिंदु तक आपने क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा, जोड़ दिया होगा। तो ये आपका क्या बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। आपने ऐसे बनाया होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर इधर से 10 है तो इधर से भी 10 आपको मिलेगा, और ये यहां से यहां तक कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इधर से भी हम 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो चलो इधर से 0 10 20 30 40 50 60 ये यहाँ पर है। हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की इस तरह से, ये वाली लाइन ड्रॉ की, ये जी नॉर्मल लाइन हो गई। और हमारा ये 60 का बिंदु है, यहाँ से स्केल रख के हमने यहाँ से सीधे क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो हमारा ये क्या हो गया, 60 डिग्री। हम इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये हो गया 90। बिल्कुल सेंटर पे हमारा जो होता है, अगर कहीं इस तरह से बना हुआ है तो हम उसे 90 डिग्री ही पढ़ा करते थे। आप लोगों को याद होगा कुछ बहुत। इधर से चले तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी कि इधर से भी 90। ये 90 डिग्री इधर वाला दोनों सेम टू सेम होते हैं। ये आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा। हम इन्हीं एंगल की बात कर रहे हैं, किसमें, अक्षांश में। किसकी बात कर रहे हैं, अक्षांश में, यानी कि लैटिट्यूड में बात कर रहे हैं। अगर हम यहां से एक एक डिग्री पर लाइन को ड्रॉ करें, अगर मैं सीधी एक लाइन खींचूं, यहां पर बीच में मध्य बिंदु मानूं, तो मैं 1 डिग्री पर एक कोण, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करते हुए मैं सीधे सीधे कितने डिग्री तक जा सकता हूं, 90 डिग्री तक इधर, और बाकी का इधर तक आ जाऊं तो 180। जब 1 डिग्री के अंतर पर कोण बनाऊं तो इधर से चलूंगा, इधर 180 आ जाएगा, इधर से चलूंगा 1 2 3 4 तो ये 90, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 180, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो अक्षांश होते हैं हमारे, ये उत्तर और दक्षिण में कोणीय दूरियां होती हैं, एंगल होते हैं। यानी कि ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तर, नीचे वाले भाग को दक्षिण बोलते हैं। तो ऊपर अगर हम मापे दोनों दिशा में एक एक डिग्री पर, तो ऊपर के अक्षांश, नीचे माने तो नीचे के अक्षांश। ऊपर और नीचे दोनों साइड के क्या होते हैं, हमारे अक्षांश होते हैं। तो चलिएगा इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अक्षांश को। थोड़ा सा और आगे चलिएगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो कितने हो सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमारी सीधी एक लाइन है। इस लाइन पर अगर हम इधर से इधर तक आते हैं तो कितने कोण बनते हैं, 180। जस्ट अपोजिट कर दें, इधर से इधर आए तो कितने बनेंगे, 180। यानी कि टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, किसी बिंदु से अगर हम टोटल इस तरह से घूमकर उसी बिंदु तक आए तो हमें कितना मिल जाएगा, 80 180 180, यानी कि 360। यहां से चलेंगे 10 20 30 40 50 90 80 270 360। पूरा राउंड हम लोग कितना घूम के आएंगे, पूरा राउंड घूम के आएंगे 360। कितना घूम के आएंगे, 360। ऊपर का 80 180 और नीचे का भी कितना हो जाएगा, 180। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक बिंदु से एक एक डिग्री का कोण बनाए तो टोटल 360 कोण बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 360 डिग्री के एंगल हमारे बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मान लीजिएगा कि ये हमारी एक 0 डिग्री की लाइन है। हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि हमारी 0 डिग्री की है। ऐसे नॉर्मली हमने 0 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैंने क्या किया, यहां से ये मैंने सेंट्रल बिंदु माना, ये वाला ये सेंट्रल बिंदु है। यहां से मैंने इधर बनाया 1 डिग्री, इधर बनाया 1 डिग्री, इधर बनाया 2 डिग्री, इधर बनाया 2, तो ये मुझे यहां पर बिंदु मिल जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर मान लीजिएगा कि कोई एक जगह है जिसको मैं मान लेता हूं 10। चलो ये वाला मेरा है 10 डिग्री का। ये हमारा जो कोण यहां से बनेगा,
इस जगह पर ये क्या बनेगा 10 डिग्री का। सपोज मैंने इसको 10 डिग्री का एक कोण बना लिया, ये मेरा मेन पॉइंट हो गया 10 डिग्री का। सेम मैं इधर भी बनाता हूं, ये 10 डिग्री है, यहां से लेकर आता हूं, ये हमारा क्या हो गया 10 डिग्री हो गया। अब इधर वाला 10 और इधर वाला 10 यानी कि पूरब और पश्चिम को मिलाती हुई एक लाइन खींचनी है। देखो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 10 डिग्री अक्षांश। इसे क्या बोलेंगे 10 डिग्री अक्षांश। लेकिन ये ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को साउथ बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। फिर मैं क्या करूं, मैं इसी ये जो पॉइंट मेरा है, ये जो मेरा पॉइंट है, इसी पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करूं। इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाती हुई एक क्या मैं ड्रॉ करूं, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करूं। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे 10 डिग्री अक्षांश। इसे क्या बोलेंगे 10 डिग्री अक्षांश। लेकिन अक्षांश के साथ मैं जरूर लिखूंगा नॉर्थ, क्योंकि सेम नीचे भी बन सकता है। ये यहाँ पे 10 डिग्री है, यहां पर इधर यहां भी 10 डिग्री, 170 पे 10 डिग्री होगा आपका। मैं यहां से भी एक कोण बना सकता हूं, मैं नीचे की दिशा में भी एक एंगल ऐसे इधर बना सकता हूं, एक एंगल में इधर बना सकता हूं। तो ये वाला जो बिंदु है ये 10 डिग्री मेरा साउथ का अक्षांश बिंदु है, लाइन नहीं है, पॉइंट है। ये भी मेरा 10 डिग्री है, लेकिन मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मैं क्या करूं, इन दोनों को जब मैं मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, तो इसे मैं कहूंगा 10 डिग्री, सॉरी नॉर्थ नहीं, इसको तो बोलेंगे साउथ, क्योंकि नीचे का है तो साउथ हो जाएगा, साउथ लैटिट्यूड। मैं इसे क्या बोलूंगा 10 डिग्री का लैटिट्यूड। क्या बोलूंगा 10 डिग्री का लैटिट्यूड। क्लियर है, ये एक डिजाइन है। इसी तरह से मैं और भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो ऊपर मैं कितनी लाइन तक जा सकता हूं, तो चूंकि 90 डिग्री इधर से जाऊंगा तो भी सेम लाइन है, इधर से जाऊंगा तो भी सेम है। इसका मतलब है 90 डिग्री पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। लाइन कहां तक हो सकता है, एक बिंदु मेरा होगा 89 का इधर और एक बिंदु होगा 89 का इधर। तो इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, 90 पर नहीं हो सकती, 89 पर हो सकती है। तो 89 पर भी हो सकती है। मैं अब इनको मिला भी सकता हूं, जैसे 80 से 100 एक लाइन हो जाएगी, 70 से 110 एक लाइन हो जाएगी, 60 से 120 हो जाएगी, 50 से 130 हो जाएगी, 140 से 140, 30 से आपका 150 हो जाएगी, और 20 से आपकी कौन सी हो जाएगी 60। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये पूरा वृत्त बनेगी। ये तो मुझे एक तरफ का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पृथ्वी के दोनों तरफ पूरा गोल गोल घूम जाएगी, चारों दिशा, मतलब ये पूरा एक साइकिल बनेगा। क्या बनेगा, पूरा का पूरा एक साइकिल बनेगा। इसी तरह से मैं नीचे भी कर सकता हूं। 90 पर तो मेरी कोई लाइन मिलेगी नहीं, 80 पर एक लाइन हो सकती है, 70 पर, अच्छा ये लाइन है तो सीधी, बट मैं मुझे गोल क्यों दिख रही है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोलाभाकार है, इस वजह से दिख रही है गोल। 120 पर 60 हमारा, 50 पर 100, मतलब लाइनें लाइनें मिल जाएंगी, इधर का इधर मिला लीजिएगा, इधर का इधर मिला लीजिएगा, तो आपकी ये सारी की सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो इन लेटी हुई लाइन को हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या लाइंस की बात करें 179। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। अब एक चीज और यहां पे समझनी है, हमारा जो सूरज है, अगर हम इसे माने सन, नहीं सन को लाल रंग का बनाते हैं, अगर ये हमारा है सूरज, तो सूरज की रोशनी हमारी धरती में पड़ती है, और हमारे धरती में सूरज की रोशनी जिस जगह पर पड़ेगी वहां कोई ना कोई क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। क्योंकि धरती सूरज का चक्कर लगाती है। अगर इसे मैं सन कहूं तो पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है सूरज का, कभी पृथ्वी यहां पर होगी, कभी पृथ्वी यहां पर होगी, कभी पृथ्वी यहां पर, प्लस पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती भी है। क्या करती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है, घूर्णन करती है, और परिभ्रमण भी करती है, किसका, सूरज का।
देखो, अब चूंकि पृथ्वी घूमती है तो जरूरी नहीं है कि सूरज से निकलने वाली प्रकाश हमेशा एक ही जगह पर सीधे जाकर 90 डिग्री का कोण बनाए। कभी यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कभी हो सकता है इस जगह पर 90 डिग्री का कोण बना ले। थोड़ा पीछे वाले में चलते हैं, इसको गंदा नहीं करते हैं, पीछे वाले में देखते हैं। मान लीजिएगा कि ये आपका सूरज है यहां पर, तो जब सूरज यहां रहेगा तो सूरज यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। सूरज थोड़ा सा एंगल की वजह से ऊपर अगर चला जाए तो सूरज यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर सूरज यहां जा सकता है और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बना सकता है, ऐसा बनता है। पृथ्वी चूंकि अपने एंगल पर थोड़ा सा 23.5 डिग्री का झुकाव मारती है, तो इस वजह से हमारे सूरज की जो रोशनी है वो किसी खास जगह पर ही सीधे पड़ती है, जिसे लंबवत कहा जाता है। अब सूरज हमारा वैसे तो चलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि सूरज ऊपर जाता है, सूरज नीचे आता है। सूरज एक बार उत्तर की दिशा में जाता है, एक बार दक्षिण की दिशा में जाता है। तो अगर मैं इस लाइन को 0 डिग्री मान लूं, अगर मैं इस लाइन को 0 डिग्री मान लूं, तो सूरज साल में 2 बार यहां पर चमकता है 0 डिग्री पर, और सूरज 6 महीने उत्तर की तरफ, 6 महीने दक्षिण की तरफ, और यही कुल मिला के 1 साल हमारा होता है। सूरज एक बार ऊपर जाकर नीचे आएगा और नीचे से फिर सूरज क्या होगा, ऊपर आएगा। ऊपर जाएगा 6 मंथ का टाइम लगेगा, नीचे जाएगा 6 मंथ का टाइम लगेगा, और टोटल मिलाकर एक चक्कर हमारा जो धरती सूरज का लगाती है वो कितना हो जाता है, 365 दिन का। तो 6 महीने ऊपर के, 6 महीने नीचे के, अर्थात सूरज नीचे से ऊपर जाएगा 3 महीने का टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आएगा 3 महीने का टाइम लगेगा, फिर नीचे और जाएगा 3 महीने का टाइम लगेगा, फिर वापस आएगा 3 महीने का टाइम लगेगा। सूरज ऐसे ही हमारा चक्कर लगाता रहता है। अब सूरज का प्रकाश कभी यहां तक भी पड़ता है, कभी यहां तक भी पड़ता है। तो हमारी जो धरती है वो सीधी अपनी जगह पर रुकी हुई नहीं है, वो अपनी जगह पर क्या है, थोड़ी सी झुकाव करके है, थोड़ी सी झुकी हुई है। अगर पृथ्वी हमारी ऐसे होती, बिल्कुल सीधी होती, तो सूरज का प्रकाश इस पूरे लेयर में पड़ता और पूरे में दिन होता। लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। चूंकि पृथ्वी ऐसे है तो पूरा प्रकाश जो इधर से इधर तक पड़ना चाहिए वो इधर में पड़ रहा है। होना क्या चाहिए था, पृथ्वी को ऐसा होना चाहिए था, सूरज का प्रकाश सीधे पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज का प्रकाश ऐसे पड़ता है, इस क्षेत्र में पड़ेगा। ये तो हमारा रियल पॉइंट है, मतलब पृथ्वी का बीचों बीच पार्ट करता है, बट सूरज का प्रकाश इधर से आता है, इसे बोलते हैं प्रकाश वृत्त। ये एक अलग लाइन होती है। तो चूंकि पृथ्वी पूरे साल ऐसे ऐसे घूमती रहती है, तो कभी सूरज का प्रकाश इधर सीधे पड़ता है और कभी सूरज का प्रकाश नीचे। अभी इधर है तो यहां पड़ रहा है, फिर और आगे गई यहां पड़ने लगा, फिर इधर आई इधर पड़ने लगा। तो पूरे साल सूरज का प्रकाश अलग अलग जगहों पर पड़ता है। अगर सूरज का प्रकाश ऊपर पड़ रहा है तो ऊपर वाले में ज्यादा दिन होगा, नीचे वाले में थोड़ा सा कम कम रोशनी जाएगी। फिर अगर नीचे वाले साइड में आ गया तो ऊपर वाले साइड में रोशनी क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। यानी कि जिधर रहेगा उधर का दिन बड़ा, जिधर नहीं रहेगा उधर का दिन क्या हो जाएगा, छोटा। और सूरज का प्रकाश जिधर सीधे आता है उधर 90 डिग्री उधर गर्मी होती है, और जिधर सूरज का प्रकाश थोड़ा तिरछा आता है वहां पर सूरज का प्रकाश की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडी रहती है। अब अगर सूरज ऊपर की दिशा में गया है तो ऊपर कितनी दूर तक जाए, तो जाता तो है, लेकिन इसका 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो किस जगह तक, तो जब हम यहां से इसको काउंट करते हैं तो वो एंगल बनता है 23.5 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है, 23.5 डिग्री का। सूरज का प्रकाश जब सूरज आगे जाता है तो इन सभी जगहों पर लंबवत होगा, लेकिन मैक्सिमम लंबवत कहां तक होता है, 23.5 डिग्री तक। उसके बाद सिर्फ सूरज का प्रकाश जाएगा, लेकिन वो 90 डिग्री पर नहीं जाएगा, 91, 92, 93, 180 इन एंगल पर कोण जाएगा। इसी तरह से जब सूरज वापस आता है, जब सूरज नीचे आता है
तो नीचे भी वो किसी एक जगह तक ही लंबवत हो पाता है, और जिस जगह पर लंबवत हो पाता है जब हम उसको 0 डिग्री से एंगल मिलाते हैं तो वह एंगल भी 23.5 डिग्री का ही होता है। और इसे और सेम यहां भी वैसे ही कोण यहां पर भी बनेगा सूरज का, इधर भी सूरज का कोण वैसे ही बनेगा 90 डिग्री का। तो इन बिंदुओं को जब हम इस तरह से मिला लें और इस बिंदु को भी हम इस तरह से मिला लें, ये तो हमारे बिंदु हैं। 23.5 डिग्री का अक्षांश ये दक्षिण में है, ये उत्तर में 23.5 डिग्री का, और इसी को चूंकि पृथ्वी घूम रही है तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रहेगा, अगर इस जगह है तो पूरे में इस जगह पर रहेगा। तो इस पूरे लाइन को, इस पूरे साइकिल को हम एक नाम दे देते हैं, क्योंकि सूरज यहीं तक जाता है, इसे नाम दे देते हैं कर्क रेखा। क्या नाम दे देते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह से जब नीचे जहां तक सूरज का सीधे कोण बनता है 90 डिग्री का, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। है 23.5 डिग्री ही, लेकिन ये ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला क्या है? साउथ है। अब चूंकि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, तो अगर सूरज ऊपर चला गया, सूरज अगर ऊपर चला गया तो जहां सबसे ऊपर जाता है तो इस दिशा में, इसको हम फिर ऐसे काउंट करेंगे, जब सूरज ऊपर चला गया तो यहां तक भी प्रकाश चला जाता ध्रुवों की तरफ। चूंकि अब ऊपर से सूरज का प्रकाश आ रहा है तो उत्तरी ध्रुव में प्रकाश रहेगा, दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में रहेगा। ये 6 महीने अंधेरे में रहेगा। फिर जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आएगा, इसके दिन छोटा होने लगेगा और नीचे वाला फिर फाइनली 6 महीने का दिन पालेगा, ये 6 महीने की रात में चला जाएगा। तो ऊपर से ऐसे ऐसे सूरज आता है, सूरज नहीं आता, आती पृथ्वी है, क्योंकि ये थोड़ी सी झुकी हुई है और यही चक्कर इधर का उधर लगा रही है। तो कभी यहां पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, कभी यहां पर सूरज का प्रकाश पड़ता है। और पृथ्वी के बीचों बीच वाली जो लाइन होती है, इसे 0 डिग्री, या हम इसे विषुवत रेखा, या हम इसे इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जो बीचों बीच होती है, जहां एक साल में सूरज 2 बार लंबवत होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के अलावा सूरज हर जगह पर साल में, एक साल में 2 बार लंबवत जरूर होता, 90 डिग्री का कोण जरूर बनाएगा। हाँ, 23.5 डिग्री पर केवल एक दिन और 23.5 डिग्री पर केवल एक दिन, बाकी हर जगह पर जा भी रहा तो आ भी रहा है, तो हर जगह पर 2-2 बार वो 90 डिग्री का कोण एक साल में ड्रॉ करता है, एक साल में बनाता है। तो इस हिसाब से जो पृथ्वी हमारी घूमती है, तो जहां प्रकाश पड़ेगा यही लाइन हमारी होती है। सुनो, अब जैसे मान लीजिएगा कि सूरज आ गया यहां पर, इस जगह पर सूरज आ गया, ये नई लोकेशन पर, थोड़ा सा एक और कोई फोटो ढूंढते हैं, फिर उसके हिसाब से बात करते हैं। इसमें तो कुछ लिखा होगा। चलो इसी में समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि सूरज इस जगह पर आज चमक रहा है, सन यहां पर है, अर्थात इस जगह पर सूरज का जो कोण बनेगा कितना बनेगा? इस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इस लोकेशन का मतलब सूरज अभी किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में है, अर्थात सूरज कहां पर है? मकर रेखा में। तो भाई अगर सूरज यहां है तो इस जगह पर भी वो कोण कुछ बनाएगा। तो सूरज की अब जो रोशनी यहां तक जाएगी वो ऐसे जाएगी, अर्थात जो दिन की रोशनी पाएगा वो 66.5 डिग्री का ही लोकेशन होगा, उसके आगे कोई रोशनी नहीं मिलेगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इधर से लाइन आएगी तो इसी लाइन तक आएगी, इधर वाले को लाइन प्रकाश नहीं मिलेगा, तो ये अंधेरे में रहेगा। तो जहां तक सूरज का प्रकाश जाएगा ऊपर, इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसे बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। और इसी तरह से जब सूरज हमारा टॉप पर इधर नॉर्थ में आए सन, तब यहां पर ये एक कोण बनाएगा, और वो कोण होगा कौन सा? वो होगा कर्क रेखा का। किसका होगा? कर्क रेखा का। और यहां से इधर जो कोण, ये इसकी रोशनी सीधे मिलेगी तो वो भी एक जगह के बाद आगे निकल जाएगी। तो जहां तक इसको फायदा मिलेगा
उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। और ये वाला भी, यहां पर ये जो कोण बनता है, ये वाला भी 66.5 डिग्री, ये आपका नॉर्थ का रहेगा, ये आपका साउथ का रहने वाला। भैया ये चीजें होती हैं। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कल की क्लास और आज की क्लास एक बार पुनः देखिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कई चीजें क्लियर होंगी। अब अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आपने नोट्स बनाना है, नोट्स में लिखना है। फिर कंफ्यूजन होगा, देन मेरे को बताइएगा कि सर जी वो वाला पॉइंट थोड़ा नहीं, कई बार होता है ये आर्कटिक अंटार्कटिक पहली बार नाम पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, बट मजे के लिए नहीं, हमें याद करना पड़ेगा। ये होता है, हमें ये मानना पड़ेगा कि यहीं तक 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप ये नहीं कह सकते सर जी 90 का नहीं 66 का बना लो ना, मजा नहीं आ रही है, पेट दर्द करेगा, 66.5 का याद नहीं होगा। भैया ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्योग्राफी है और ये ज्योग्राफी अपने हिसाब से चलेगी। हमारे कहने से ना धरती रुकती है ना चलती है, वो अपने हिसाब से चलेगी। हमें जो जिस हिसाब से चल रही है उसी हिसाब से इसको पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये कहो सर जी आर्कटिक वृत्त नाम कठिन है, थोड़ा सरल कर दो, तो हिमांशु यादव रख लो इसका नाम, में और कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सूर्य की कितनी अम्बवत कब पड़ती है? सूर्य की अम्बवत कब पड़ती है? भैया जब अम्बवत पड़ती होगी तो आम खा लेना, इतना टेंशन नहीं। नॉर्थ 21 जून, साउथ 22 दिसंबर। सर मौसम कैसे बदलता है? जैसे ठंडी और गर्मी। सर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं ना? देखो, जब सूरज हमारा इक्वेटर पर बिल्कुल आ जाएगा तब ये और ये दोनों हमारे लिए बराबर हो जाएंगे। सूरज के लिए जब सूरज इक्वेटर पर रहेगा तो अब दोनों बराबर हैं, और थोड़ा भी हिला तो 90 डिग्री तक उसका प्रकाश जाने वाला नहीं है, तो अंधेरा हो जाएगा, चट से अगले दिन अंधेरा हो जाएगा। और इधर 6 महीने का दिन हो जाएगा, क्योंकि चाहे जितना घूमे सूरज का प्रकाश इस जगह तक तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बिंदु है, तो वो तो आपका हमेशा रहने वाला है। जब मार्च का महीना होगा और सितंबर का महीना होगा तब सूरज इक्वेटर में विषुवत रेखा में चमक रहा होता है, तब सभी जगहों पर 12-12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। इसके अलावा और कहीं कुछ होने, अब नहीं याद हो रहा तो हिमांशु सर रख लो ना, मैं और क्या बताऊं, कई बार होता है तो ऐसा होता है। अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। और आज के जैसे बाद में आप लोग देख रहे हैं, तो बाद में भी जब आप लोग देखिएगा तो यूट्यूब में आज की क्लास सर्च कर लीजिएगा, और आज की डेट है 12 मई। 12 मई का यूट्यूब का क्लास सर्च करके आप लोग बाद में कभी अगर देख रहे हैं तो 12 मई का क्लास देखिएगा मेरा वाला, वहां पे मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो वो क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। चलो ये काम हुआ आपका। अभी इसके बारे में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कल भी आपने देख लिया था, और उसको हम लोग आगे डील करते हैं। 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, सूरज यहां पर होगा, और यहां से यहां तक सूरज, चूंकि पृथ्वी घूम रही है तो पूरे में ही पड़ेगा। तो जब पूरे में पड़ेगा तो यानी कि नीचे वाला जो कोण बनेगा वो यहां तक तो बढ़िया प्रकाश रहेगा, लेकिन आगे के बाद, इसके बाद प्रकाश सीधे चला जाएगा, यहां पर प्रकाश नहीं आएगा, ये अंधेरे में पूरा क्षेत्र चला जाएगा। उसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट जब होगा, अच्छा जब सूरज यहां चमक रहा तो यहां दिन भी बड़ा होगा, 14-14 घंटे तक का दिन हो जाएगा, और यहां तो हमेशा ही सूरज रहेगा, 6 महीने का दिन रहेगा, इधर 6 महीने की क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला क्षेत्र है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, और जब सूरज ऊपर होता है सीधे चमक रहा है, और देखो अगर मैं चाय बना रहा हूं और चाय बनाने के लिए पतीला मैंने रखा, नीचे आग लगाई तो चाय मेरी पकेगी, लेकिन बगल में रखी हुई कढ़ाई में कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि यहां से तिरछा प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। होता है गर्म होगी, बगल में अगर आप खाना बनाते होंगे और आपके चूल्हे के बगल में घी का डब्बा रखा होगा तो घी पिघल जाता है, थोड़ा मेल्ट हो जाता है, हालांकि घी के पास आग नहीं है, बट उसके बगल में रखा तब भी डब्बा घी का जो है वो हल्का सा मेल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रकाश वहां भी जाता है। उसी तरह से जब सूरज कर्क रेखा में है तो यानी कि गर्मी का मौसम है, क्योंकि प्रकाश सूरज का सीधा पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर गर्मी होती है, और यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा? उतना ही ज्यादा ठंडा होगा। आगे चले। अब पृथ्वी हमारी इस तरह से घूमती है, देखो कभी इसका कोण कहीं बनेगा, कभी इसका कोण कहीं बनेगा, तो जैसे जैसे जिस डिजाइन से ये पृथ्वी घूमेगी
उसी हिसाब से उस लाइन पर हमें साइकिल भी देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर आर्कटिक व्रत वाला, ये हमारी विषुवत रेखा। सूरज का प्रकाश किसी खास क्षेत्र पर ही लंबवत हो सकता है। यहां पर भी मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है, ये ऊपर वाला व्रत, ये नीचे वाला, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। इसी तरह से यहां पर भी मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है, ये ऊपर वाला, नीचे वाला, ये बीच वाला, इधर कर्क रेखा वाला, ये मकर रेखा वाला। ये वाला भी मान लीजिएगा ये हमारा, ये कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क, और ये मकर, आर्कटिक अंटार्कटिक। अब इसको समझो, अगर सूरज का प्रकाश यहां से चला, यहां से जब सूरज का प्रकाश चलेगा तो इस लाइन पर लंबवत रहेगा, इस लाइन पर, किसी एक लाइन पर लंबवत रहेगा। जैसे यहां पे विंटर कह रहा है, तो विंटर का मतलब, चूंकि हम उत्तर में रहते हैं तो हम अपने हिसाब से इसको समझते हैं। रुको, विंटर का बना देता हूं इसको। जैसे अगर हम इसे विंटर का सीजन मानकर चलें, चूंकि नीचे विंटर लिखा है तो विंटर के हिसाब से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। चलो, अब विंटर का मतलब है सूरज का प्रकाश किस लाइन पर लंबवत आएगा? मकर रेखा पर। क्यों? क्योंकि दक्षिण में सूरज 90 डिग्री पर मकर रेखा पर होगा। फिर गर्मी की बात करें तो सूरज का प्रकाश किस लाइन पर होगा? कर्क रेखा पर। सीधे कहां पर पड़ रहा होगा? कर्क रेखा पर पड़ रहा होगा। अब सूरज चूंकि धीरे धीरे धरती ऐसे जाएगी तो सूरज का प्रकाश नीचे सरकता हुआ नीचे नीचे सरकेगा, और नीचे सरकते सरकते जब 3 महीने हो जाएंगे तो सूरज किस लाइन पर हो जाएगा? 0 डिग्री पर। अभी किस पर है? अभी 23.5 डिग्री, लेकिन ऊपर वाले में, अर्थात नॉर्थ वाले में। यहां पर किस में है? 23.5 में है, लेकिन साउथ में है। फिर यहां से अब चलेगा तो और नीचे सरकना शुरू करेगा, दक्षिण तरफ सरकते सरकते दक्षिण वाली लाइन पर वो लंबवत हो जाएगा। फिर और नीचे जाएगा तो फिर से 0 डिग्री पर लंबवत हो जाएगा। किस पे? 0 डिग्री पर लंबवत हो जाएगा। और फिर आगे जाएगा तो 0 डिग्री के बाद फिर से कर्क रेखा पर लंबवत हो जाएगा। यही साइकिल पूरे साल चलता रहता है, और इसी साइकिल से मौसम में परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन होता है सीजन में, ठंडी और गर्मी में होता है। नहीं भैया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में लोग नहीं रहते हैं, वहां पे रहने की जगह नहीं है, तो वहां पे लोग शिकार वगैरह के लिए जाते हैं, बाकी नहीं रहते हैं। वहां 6 महीने के अंधेरे में कौन रहेगा? तो ये हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। हमारे मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में हम इसे इक्विनॉक्स या हम इसे विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव। अर्थात जब सूरज 0 डिग्री पर लंबवत है उसे क्या बोलते हैं? विषुव, इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। और अगर सूरज चमक रहा है कहां पर? कर्क रेखा पर, इसे हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत। जब विंटर पे हो, मकर रेखा पर हो, तो इसे बोलते हैं शीत अयनांत। दक्षिण वाले जो होंगे ना, जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, वो गुस्सा हो रहे होंगे कि इन लोगों ने अपने हिसाब से उत्तर दक्षिण बना रखा, हम तो नीचे वाले, हमको भी तो यही पढ़ना पड़ेगा। तो हम ज्यादा होशियार थे तो हमने अपना ही नाम दे दिया, तो अब नीचे वाले बेचारे यही विंटर पढ़ रहे होंगे, जबकि उनके यहाँ इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखो, सूरज है, ये वाली कर्क रेखा है, तो सूरज का प्रकाश लंबवत कर्क रेखा में पड़ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ग्रीष्म अयनांत। सूरज का प्रकाश दिसंबर में मकर रेखा में लंबवत होता है, कर्क रेखा में नहीं होता, एंगल बनेगा कर्क रेखा में, तो उधर हमारा शीत अयनांत हो जाएगा। 21 जून को जब सूरज उत्तरी चरम बिंदु पर होता है, सबसे चरम बिंदु यानी कि कर्क रेखा, लंबवत की बात है, उत्तर अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन होते हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत सर्वाधिक छोटे दिन और क्या होती है? शीत ऋतु होती है। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, दक्षिणी अयनांत हो जाए। 21 दिसंबर को जब सूरज मकर रेखा पर ठीक होता है तो उस समय दक्षिणी अयनांत कहते हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण किसे कहते हैं? जब सूरज दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना शुरू कर दे दक्षिणायन, जब सूरज उत्तर से दक्षिण की तरफ शुरू कर दे तो उत्तरायण कहना शुरू कर देते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि सूरज अब दक्षिणायन शुरू हो गया। कब? मकर संक्रांति। अब सूरज ठंडी की तरफ से अब हमारी तरफ आना शुरू हो गया।
ये सारी लाइनें हैं, ठीक है। इन लाइंस को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान लगा के नोट्स बना के पढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई ऐसी टेंशन नहीं जो आपसे सॉल्व ना हो। और ऐसे तो घूमना ही है। धरती कैसे घूमती है? धरती हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है। धरती अपने धुरी पर जो घूमती है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और जो सूरज का परिक्रमण करती है, इसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होते हैं। नहीं, नॉर्वे बिल्कुल पोल में नहीं है। देखो, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है कर्क रेखा में, तो बाकी का यहाँ 66 डिग्री पर 23 डिग्री का कोण बनेगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो ऊपर 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इतना डिजाइन किया है, अदरवाइज कहीं कुछ नहीं। अब फैक्ट है, और फैक्ट में पढ़ाता नहीं, मैं आपको मैंने पहले बोल रखा। माही नदी भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, याद कर लेना। भारत के कहां से कर्क रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री। कहां कहां से गुजरती है? 23.5 डिग्री 8 जगहों से गुजरती है। कहां से, ये आपको याद करना है, क्योंकि मुझे तो याद है, लेकिन एग्जाम में आपका देने नहीं जाऊंगा। आपको देने जाना, आपने ये याद करना है, और मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने पहले दिन आपको बताया था, आपको खुद से याद करना है। और आप यूट्यूब में डालेंगे तो बहुत से शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगे, गमछा डाल सर पे, पता नहीं क्या क्या डाल, वो सब फर्जी है, एग्जाम तक नहीं चलेगा वो। बस सुनने में मजा आता है, एग्जाम तक नहीं जाएगा। ऐसे 17 देश जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, सारे नाम लिखे हुए। कर्क रेखा जिन जिन देशों से होकर गुजरती है। रट्टा मारना, मन हो तो, नहीं मन हो चिल करो। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की, भूमध्य रेखा भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखो, ऐसे सूरज का प्रकाश नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है। ये भी 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कर्क रेखा तक चला गया। पृथ्वी भी घूम रही है, प्रकाश भी हो रहा है। तो ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ये वाली जो थी भूमध्य रेखा। अभी भूमध्य रेखा कहां कहां से जाती है? मात्र अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों लाइन गुजरती हैं। 13 जगहों से जाती है। भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के समान है, काल्पनिक रेखा है, कोई मतलब नहीं सब पढ़ने का। मकर रेखा आपको बता देता हूं, आपने पढ़ रखा है, इसका भी कोई टेंशन की बात नहीं। सूरज की रोशनी जिस लास्ट एंगल तक दक्षिण में जाएगी, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ये सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। कौन कौन पढ़ता है, ये आपके पढ़ गए जो जो पढ़ते हैं। अब भी हम लोग बात करेंगे देशांतर की। जैसे हम लोगों ने उसकी बात की थी, वैसे हम इसको भी करेंगे। मकर संक्रांति में उत्तरायण क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति में सूरज, देखो जैसे ये है आपका, ये पृथ्वी है अर्थ, और ये हमारा सन, और ये 0 डिग्री है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सूरज अभी यहां पर चमक रहा है। जब महीना होता है जनवरी का, तो सूरज कहां होता है? 23.5 डिग्री मकर रेखा पर सीधे चमक रहा होता है 22 दिसंबर को। एक महीने में थोड़ा सा ऊपर चलता है। और चूंकि अब ये क्या बोलते हैं, नीचे क्या होता है? नीचे होता है साउथ, दक्षिण, नॉर्थ। अभी नीचे से ऊपर जाएगा, जिधर जाएगा वही उसका नाम हो जाएगा। नॉर्थ जाएगा, नॉर्थरायण यानी कि उत्तरायण। और फिर ऊपर से नीचे जून में चलना शुरू करेगा, तो जून के बाद उसे हम उत्तरायण, ओ सॉरी, दक्षिणायन बोल देते हैं कि अब दक्षिण में सूरज जा रहा है। अब भैया बात करेंगे देशांतर की, बाकी सारी बातें छोड़ो। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइएगा। एनी टेंशन, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बताइएगा। आपको मैंने बताया, किसी भी एक बिंदु से, किसी भी एक बिंदु से हम एक एक डिग्री पर कितने कोण ड्रॉ कर सकते हैं? हम कोण ड्रॉ कर सकते हैं 360। हमारी जो धरती है, इसका एक बिंदु ऊपर का और एक बिंदु नीचे का, इन दोनों बिंदुओं से अगर हम इस बिंदु को और इस बिंदु से कोण खींचना शुरू करें, तो जैसे तरबूज होता है, खरबूजा, तरबूज नहीं खरबूजा, तो खरबूजा में जो लाइनें होती हैं, आधे वृत्त होते हैं, पूरे वृत्त नहीं होते हैं, आधे आधे वृत्त होते हैं।
एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को हम देशांतर बोलते हैं। और अगर मैं ऊपर वाले बिंदु को यहां पर ऐसे बना दूं तो मैं कितने कोण खींच सकता हूं? 360। अगर 360 नीचे को कर सकता हूं तो ऊपर को भी 360 कर सकता हूं, यहां का भी मेरा 360 हो जाएगा। अब ऊपर के 1 डिग्री को नीचे के 1 डिग्री से मिला दूं यानी कि आधी लाइन, फिर इधर मिला दूं आधी लाइन, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अगर मैं लाइंस को लाइंस के साथ मिलाता जाऊं तो मैं 360 लाइन खींच सकता हूं। कितनी लाइन खींच सकता हूं? 360 लाइन खींच सकता हूं। लेकिन ये पूरे वृत्त नहीं होंगे। अगर मैं इधर से इधर तक चलाता तो पूरे वृत्त होते, लेकिन ये सिर्फ इतने ही दूर तक चलेंगे। क्योंकि इतने ही दूर तक चलेंगे तो ये अर्धवृत्त कहलाते हैं। जो हमने अक्षांश पढ़ा था, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और अगर मैं देशांतर की बात करूं तो देशांतर कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगे, एक ही बिंदु से निकल कर आएंगे। तो इनके बीच में जो सबसे ज्यादा दूरी होगी, क्योंकि यहां तो दूरी खत्म हो जाएगी, यहीं पर सबसे ज्यादा दूरी होगी, फिर धीरे 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 खत्म हो जाएगी, नीचे भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा दूरी बीच में होती है। इनके बीच की दूरी 100, इसमें भी 111.3 किलोमीटर होती है। जैसे दो अक्षांश के बीच में वैसे दो देशांतर के बीच में, लेकिन इक्वेटर के पास दूरी 111.3 किलोमीटर के आसपास होती है। तो यही भैया आपके होते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाती हुई जो लाइन खींची जाती है, इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? इन लाइनों को हम बोलते हैं देशांतर। और देशांतर होते कितने हैं? 360 लाइन देशांतर की होती हैं। अब इसमें किसी ना किसी को जीरो मानना था, कि कोई एक जीरो फिर 1 2 3 माने। जैसे हमने 0 डिग्री इक्वेटर को माना था, तो इसमें पहले एक जगह थी भारत में उज्जैन, उज्जैन से 0 डिग्री निकला करती थी। लेकिन फिर 1884 में एक मीटिंग हुई उधर वॉशिंगटन डीसी में, और उस 0 डिग्री को उज्जैन से हटा के ग्रीनविच में शिफ्ट कर दिया गया। लंदन में एक शहर है उसका नाम है ग्रीनविच। तो अब 0 डिग्री कहां से गुजरती है? 0 डिग्री गुजरती है ग्रीनविच से, और वो सीधी लाइन गुजरती है, उसके आगे पीछे इधर उधर बाकी का 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3 देशांतर। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, अक्षांश में ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। उसी तरह से अब ये बीच से पट जाएगा। इस वाले गोलार्ध को हम बोलेंगे ईस्ट और इस वाले गोलार्ध को बोलेंगे वेस्ट। और हमारा इंडिया यहां पर है, इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है। कोई लोकेशन यहां पर है उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट में है, कोई लोकेशन यहां पर बोलेंगे साउथ वेस्ट में है, कोई लोकेशन यहां पर बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट में है। अब पृथ्वी के अपने 2 प्रकार से गोलार्ध हो सकते हैं, अक्षांश के हिसाब से नॉर्थ साउथ, लैटिट्यूड के हिसाब से वेस्ट और ईस्ट। पढ़ लीजिएगा। देशांतर वे कोणीय दूरियां हैं जो 0 डिग्री के संदर्भ मानकर पूर्व पश्चिम में खींची जाती हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब यहां से मुझे पूरब और पश्चिम, 1 डिग्री पूरब, 1 डिग्री पश्चिम, 1 डिग्री पूरब, 2 डिग्री पूरब, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इन्हीं डिग्रियों को मिला लेंगे तो ये जो जो डिग्री मिलेगी वही उतनी डिग्री की लाइन बन जाएगी। बस हो गया। ये इसी तरह से हमारी कितनी हो जाएंगी? अगर बीच में करूं तो इधर हमारी 180 हो जाएंगी, इधर 180 हो जाएंगी, दोनों को मिला के 360 लाइन हो जाएंगी। आपके दिमाग में आना चाहिए, सर जी बीच वाला जो 0 डिग्री है उसका क्या करोगे? 360 प्लस 1 361 होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, ये जो इधर वाला 180 और इधर वाला 180 ये दोनों एक ही हैं, तो इधर एक घट जाता है और वो 0 में काउंट हो जाता है, इसलिए 360 ही होता है। क्योंकि इधर वाला 180 और इधर वाला 180, चाहे ईस्ट वाला 180 हो चाहे वेस्ट वाला 180, दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। पृथ्वी के केंद्र को संदर्भ बिंदु माना जाता है पृथ्वी के उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई। उत्तर दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई पृथ्वी के लगभग गोल है, अतः इनकी सतह एक रेखा ना होकर अर्ध गोला प्राप्त होती। पूरी लाइन नहीं, पूरा ऐसा गोला नहीं मिलेगा, आधी लाइन इधर की आधी लाइन इधर की। इस प्रकार देशांतर रेखाएं उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली उत्तर दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखाएं। सही में ऐसी खींची नहीं है कि आप कहीं ढूंढ लो रस्सी कहां पड़ी हुई है, बस मान्यता प्राप्त है। लंदन में एक शहर है उसका नाम है ग्रीनविच। वही ग्रीनविच, ये लंदन है आपका इंग्लैंड वाला, यहीं से एक लाइन 0 डिग्री की जाती है। और इसके बाद चूंकि पृथ्वी हमारी अगर इस कंडीशन में है, कोई चीज यहां पर है तो यहां से नहीं, यहां पर है,
यहां से उसे घूम कर यहां तक फिर से उसी जगह तक आने में 24 घंटे का समय लगता है। अगर मैं पृथ्वी में यहां खड़ा हूं और पूरी पृथ्वी को घुमा के यहां से फिर यहां तक लाऊं तो मुझे 24 घंटे का समय लगेगा। अर्थात ये जो देशांतर हैं पूरे पृथ्वी को टाइम में भी बांटने का काम कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी हमारी जो घूमती है 24 घंटे में घूमती है। और अगर इस जगह पर 0 है तो मैं यहां से घूमकर यहां तक आऊंगा तो कितना चल के आऊंगा? 360 डिग्री चलकर आऊंगा। अगर इस पृथ्वी का ढक्कन मैं खोल दूं, बीच से फाड़ दूं और ऐसे समेट फैला दूं तो ये पूरा फैल गया। अगर इसे मैं 0 डिग्री मानूं तो इधर जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 180 लास्ट, और इधर जाऊं तो भी मुझे मिलेगा 180 लास्ट, अगर एक एक डिग्री पर लाइन खींचूं तो। चूंकि पूरी पृथ्वी का टाइम घूमने में एक बार में 24 घंटा लगता है, तो इधर घूमने में मुझे कितना घंटा लगेगा? आधा है, 12 घंटे। इधर घूमने में कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे का टाइम लगेगा। ये जो 0 डिग्री है इसे दुनिया का अब टाइम जोन माना जाता है। इसके इधर जाओगे तो प्लस में टाइम जुड़ेगा, इसके इधर आओगे तो टाइम आपका क्या होगा? घटेगा। इधर क्या होगा? समय कम होता है, समय कम होगा। इधर जाओगे समय बढ़ेगा। क्या होगा? समय बढ़ेगा। पूरा कितना है? 360। तो इधर जैसे जैसे जाओगे तो 12 घंटे बढ़ेगा, इधर आओगे 12 घंटे कम होगा। और ये जो 180 डिग्री है इसे हम डेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डेट लाइन बोलते हैं। इसको भी डेट लाइन बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? डेट लाइन। डेट लाइन का मतलब होता है दिन वाली। डेट का मतलब क्या होता है? दिन, दिन वाली लाइन। कहने का मतलब अगर इधर सोमवार है तो उधर मंगलवार होगा, उधर मंगलवार है तो इधर सोमवार होगा। इस लाइन से दिन में परिवर्तन किया जाता है ताकि पत्र वगैरह सही टाइम से पहुंच जाएं। भैया इतनी बात समझ में आ गई ना? पृथ्वी 360 घूमती है। कितना घूमती है? 360 घूमती है। कितने की देर में? 24 घंटे में। चूंकि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, यानी कि एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में 24 को इससे भाग दे दीजिएगा, 15 डिग्री। एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। भैया गुणा भाग कर लेना, नहीं आ रहा है तो 3600 में भाग दे देंगे 24 का। ऐसे ही शायद आप लोगों ने दिया होगा, ऐसे भाग दे दीजिएगा। एक बार जाएगा 24 लिखा जाएगा, 6 से 2 गया 1 0, 24 का फिर इसमें भाग देंगे 5 बार तो 24 गुणे 5 120 होता है, खत्म। यानी कि अगर हम 24 घंटे में 360 डिग्री घूमते हैं तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमेंगे। और चूंकि हम इसे लिख सकते हैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूमते हैं। अर्थात एक डिग्री घूमने के लिए कितना समय चाहिए? 15 से 60 को भाग दे देंगे 4 मिनट। 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूम जाएगी? अगर सूरज का प्रकाश यहां है तो 4 मिनट में 1 डिग्री आगे पहुंच जाएगा। मैं बहुत देर से चिल्ला रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक एक डिग्री के अंतर पर देशांतर रेखाएं खींची जाए तो 360 देशांतर होती हैं। किसी भी देशांतर रेखा को 0 डिग्री माना जा सकता है। भारत के उज्जैन से गुजरती थी, वर्तमान में 0 डिग्री कहां से निकलती है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन स्थित ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसीलिए उसको बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं, जीएमटी। ये वाला। इधर जाओगे टाइम में प्लस करोगे, इधर आओगे टाइम में माइनस। आपने पीछे पढ़ा है, अगर आप 15 डिग्री इधर आओगे, 15 डिग्री इधर आओगे और यहां पर बजा है, मान लीजिएगा यहां पर बजा है 7, सुबह के 7 बजे है, इधर आओगे तो टाइम घटा दोगे, 15 डिग्री में 1 घंटे घटाना है, यानी कि यहां पर 6 बज रहा होगा। इधर आगे जाओगे सेम 15 डिग्री पर 1 घंटे जोड़ दो, 8 बज रहे होंगे। बस इसे टाइम निकालना कहते हैं। लोग परेशान होते हैं। 0 डिग्री देशांतर के सारे ग्लोब को पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में बांटकर 24 टाइम जोन में बांटा जाता है। ग्रीनविच मेरिडियन में सारा काम फिक्स किया गया था कि 15 डिग्री पूरब जाने पर याम्योत्तर के समय में 1 घंटा जोड़ दिया जाएगा। अगर मैं इसे 0 डिग्री मानूं, याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच वाली, उससे पूरब अर्थात इधर जाऊं
तो याम्योत्तर के समय में 1 घंटा जोड़ दिया जाएगा। इधर जाऊं 15 डिग्री पर तो 1 घंटे का टाइम क्या हो जाएगा अतिरिक्त। इधर अगर बजा है सुबह का 6 तो यहां बज रहा होगा 7। मैं 2 घंटे चला जाऊं यानी कि 30 डिग्री पर पहुंचूं तो यहां पर बजेगा 8। ग्रीनविच में जो समय होता है उसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, जीएमटी कहा जाता है। प्रत्येक देश को लगभग अपने देश के बीच से गुजरने वाली रेखा को अपने देश का मानक समय स्वीकार करना पड़ता है और अंतरराष्ट्रीय नियम में 7.5 डिग्री का गुणक होना चाहिए। हमारे भारत से जो बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है वो 82.5 डिग्री है, जो कि 7.5 का क्या होती है गुणक होती है। तो इस वजह से हम 0 डिग्री से कितना आगे हैं। अगर 0 डिग्री पर टाइम बजा है, मान लीजिएगा टाइम बजा है 12 मान लीजिएगा 12 AM, सुबह के 12 बजे हैं, सुबह के 12 बजे हैं, तो हम 82.5 डिग्री तक आए, 82.5 डिग्री तक आए, अर्थात कितना हो जाएगा 15, 15 दूना 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 5 बार 15 15 प्लस 1 बार 7.5, तो 15 में कितना घंटा 1 घंटा, 15 में 1 घंटा, 15 में 1 घंटा, 15 में 1 घंटा, 15 में 1 घंटा, 7.5 में कितना होगा 30 मिनट होगा। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 5.5 घंटा, अर्थात हम 5.5 घंटे आगे हैं। अगर 0 डिग्री में ग्रीनविच में जीएमटी में सब एक ही नाम है, 0 डिग्री जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लंदन, अगर वहां पर 12 बज रहे हैं सुबह के तो हम 5.5 घंटे आगे, यानी कि हमारे यहां पर टाइम होगा 5.5। भारत ने 82.5 डिग्री पूर्व को अपनी मानक समय रेखा निर्धारित किया है, अतः इसका समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। विषुवत रेखा पर किन्हीं दो क्रमागत रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, किंतु ध्रुवों के पास देखो ऐसे देशांतर ऐसे होते हैं। तो अगर हम इन देशांतरों को देखें तो 0 डिग्री पर तो शून्य हो जाएगा, ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर शून्य हो जाएगा, लेकिन बीच में इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा के पास 111 किलोमीटर होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के साथ चलती है, यानी कि जो 0 डिग्री हम लोग पढ़ रहे थे तो 0 डिग्री की इधर तो टाइम प्लस होगा, इधर टाइम माइनस होगा, लेकिन आगे जाने पर जो 180 डिग्री है यहां से दिन में भी परिवर्तन होता है। अगर पूरब से पश्चिम जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम इधर आ रहे हैं, पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट 180 डिग्री को ट्रांसफर करो, आप इधर से इधर आ रहे हो तो एक दिन आपका बढ़ जाएगा, अर्थात अगर यहां पर मंडे है तो यहां पर क्या होगा संडे होगा। लेकिन अगर आप इधर से उधर जा रहे हो यानी कि पूरब से पश्चिम से पूरब जा रहे हो, इधर पश्चिम है इधर पूरब होता है, इधर उधर पश्चिम से पूरब, और यहां अगर मंडे है तो यहां पर क्या होगा ट्यूसडे होगा। ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, 180 डिग्री टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीधी लाइन नहीं है देशों की वजह से, ताकि सब में सोमवार का सोमवार ही रहे। मान लीजिएगा आपका कोई एक देश है वो इस तरह से फैला हुआ है तो आधे देश में सोमवार आधे देश में मंगलवार रहेगा, तो इसलिए इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया ताकि सब में सोमवार ही रहे। अगर हम इधर से इधर आते हैं, ये 180 डिग्री है, इधर अगर मान लीजिएगा मंडे है तो हम अगर इधर आते हैं तो एक दिन बढ़ेगा, अर्थात उधर मंडे है तो इधर आपका क्या होगा संडे होगा। आप यहां से यहां आओगे तो आपको एक दिन की वृद्धि होगी, लेकिन अगर आप इधर से इधर जा रहे हो और आपके यहां पर संडे है, आप संडे पे चले हो तो यहां आपका कौन सा दिन होगा, यहां पर आपका मंडे चल रहा होगा। यहां पर अगर आपका वेंसडे है वेडनेसडे है तो यहां उधर जाओगे तो उधर आपका थर्सडे चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला टाइम आगे होता है और ये वाला टाइम हम पीछे करते हैं। मैं जब इंडोनेशिया गया था तो वहां पर भी टाइम का बड़ा लोचा था। इंडोनेशिया में 3 टाइम जोन है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको अपनी घड़ी का टाइम क्या करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। दूसरी बात, वो इंडोनेशिया जो है वो विषुवत रेखा के आगे पीछे पड़ता है, कुछ विषुवत रेखा के ऊपर रहता है कुछ विषुवत रेखा के नीचे। हम लोग जब गए थे
तो हमारे जाने के समय जो हमारा दिन था वो दिन अलग था, वहां पहुंचने का दिन क्या था, वो डिफरेंट थोड़ा सा था। प्लस हम लोग जब अपने घड़ी में टाइम देख रहे थे, जाने में समय कितना लगेगा, तो समय तो दिखा रहा था 9 घंटे, आने में समय दिखा रहा था 14 घंटे, लेकिन वास्तव में जब हम पहुंचे तो हमें 14 घंटे ही लगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो उतनी ही थी, बस आने जाने में पृथ्वी के घूर्णन की वजह से और टाइम जोन में परिवर्तन से हमें 4 घंटे कम दिखा रहा था जाते समय, कि हम 9 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचे हम 14 घंटे में ही, क्योंकि जब तक हम उधर गए तब तक कुछ पृथ्वी घूम गई और वहां के टाइम जोन में भी 4 घंटे के आसपास का परिवर्तन था। तो इस तरह से ये सारा सेगमेंट आपका चलता है। अभी थोड़े से कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन देख लीजिएगा, अदरवाइज अब क्वेश्चन देखने का तो टाइम नहीं बचा है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग वाईटी पे करते हैं, चलिएगा, और आप घर में पढ़िएगा। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस एक क्वेश्चन को भी आप लगाइएगा, नहीं आता है कल इस पर चर्चा करते हैं। ये सारे आपको दिला दूंगा, ये सारे के सारे आपके होमवर्क में रहेंगे। ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको बेहतर लगेगा। और इनके सबके क्वेश्चन हम लोग कहाँ करेंगे, इनके सबके क्वेश्चन यूट्यूब में करते हैं। सारे क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है ना। तो इसके बाद हम लोग जो है ये सारे के सारे आपके होमवर्क में रहेंगे, सब लगाइएगा बढ़िया से होमवर्क में। और बाकी का ये इसको एक बार देख लीजिएगा, ऐसे चलती है। सीजन में भी परिवर्तन हो जाएगा, शरद ऋतु किसे बोलते हैं, बसंत ऋतु किसे बोलते हैं, और कुछ नहीं है। ना समझ में आए तो बताइएगा। टाइम हो गया यूट्यूब का, तो यूट्यूब में चलते हैं। और यूट्यूब में केवल यही वाले क्वेश्चन है, मतलब जो हमने इधर पढ़े हैं गुड़े वाले भाग वाले, यही क्वेश्चन आपको उधर मिलेंगे, वही करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, पक्का? चलो, टाटा बाय बाय, टेक केयर। लगाइएगा जरूर, टाइम जरूर दीजिएगा, पढ़िएगा। फिर नहीं आता है, मैं मौजूद हूं, मैं दोबारा इसको करा दूंगा। लेकिन जो चीज पढ़ाई है उसी को दोबारा आप अगर पढ़ाने के लिए बोलोगे तो बाकी बच्चे इरिटेट होते हैं, है ना। चलो, बाय बाय एंड टेक केयर। टेंशन नॉट, अभी बहुत दिन पढ़ना, अभी तो 3 ही घंटे हुए हैं, 40 घंटे की पॉलिटी है।